नमस्कार बच्चों। आज हम हमारे ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रम में कक्षा 8वीं विषय विज्ञान ऊर्जा के स्रोत पाठ पर आज की चर्चा करेंगे। ऊर्जा के स्रोत वैसे सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, तो इसी पर आज की हमारी चर्चा है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हम किन किन बिंदुओं पर ऊर्जा के स्रोत में चर्चा करेंगे वे हैं भूमिका या ऊर्जा की समझ या ऊर्जा की प्रारंभिक समझ कि ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा कहाँ से मिलता है, ऊर्जा के प्रकार क्या होते हैं, इस पर अपनी समझ स्थापित करेंगे। ऊर्जा के स्रोत के प्रकार अगला बिंदु है। तो ऊर्जा के स्रोत के प्रकार में हम पहला जल विद्युत ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा तापीय ऊर्जा, चौथा नाभिकीय ऊर्जा और पांचवा सौर ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ ऊर्जा के नवीनीकरण और अनवीनीकरण स्रोत में जो ऊर्जा के स्रोत के प्रकार हैं उनको हम बांट कर देखेंगे कि नवीनीकरण स्रोत में कौन से ऊर्जा के स्रोत आ रहे हैं और अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत में कौन से आ रहे हैं। और अंत में ऊर्जा बचत संबंधी अच्छी आदतें क्या क्या हो सकती है या क्या क्या हम विकसित कर सकते हैं जिससे हम ऊर्जा की बचत कर सके, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। चलिए, भूमिका या ऊर्जा की प्रारंभिक समझ हम देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि शारीरिक कार्यों जैसे दौड़ने, भागने, वस्तुओं को उठाने हटाने में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में अगर ऊर्जा ना हो तो हम इसमें से कोई भी कार्य, भागने दौड़ने का, वस्तुओं को उठाने का कार्य नहीं कर सकते। तो हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वह हमें भोजन के द्वारा मिलती है। तो जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो वह ऊर्जा तो हमें भोजन से मिलती है। और हम दूसरे ऊर्जाओं की बात करें जैसे घरों में क्या क्या ऊर्जा होती है, तो हम देखते हैं घरों में मुख्य रूप से जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है वह है विद्युत ऊर्जा, या जो हमारे घरों में बिजली आता है वह है विद्युत ऊर्जा। यह हमें कहाँ से मिलता है? बच्चों आप सभी ने देखा होगा कि हमारे घरों में बिजली कहाँ से आता है, जो हमारे CSPDCL या बिजली ऑफिस जो होते हैं, या जो बिजली ऑफिस में पावर प्लांटों के थ्रू जो बिजली आते हैं वे हमारे घरों में विभिन्न माध्यमों के द्वारा, पावर प्लांट से आते हुए विभिन्न माध्यमों के द्वारा हमारे घरों तक पहुँचते हैं। तो ये विद्युत ऊर्जा होती है हमारे घरों में मुख्य ऊर्जा जो प्रयोग के रूप में होती है। इसके अलावा ऊर्जा के और कौन कौन से स्रोत हैं? क्या हम जो भोजन पकाते हैं उसमें कोई ऊर्जा लगती है? उसमें कौन सी ऊर्जा का प्रयोग होता है ना? या जो हम खाना पकाते हैं, साथ ही साथ हम प्रेस करते हैं, उसमें कौन सी ऊर्जा का प्रयोग होता है? तो और ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। पहला जो है ऊर्जा के स्रोत के प्रकार में वह है जल विद्युत ऊर्जा। नाम से ही समझ आ रहा है जल से जो विद्युत उत्पन्न किया जाएगा वह जल विद्युत ऊर्जा होगी। हम सभी जानते हैं जो भी वस्तुएं हैं या जो भी हमारे आसपास प्रकृति में है उसमें एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित रहती है, और जब वह गतिज अवस्था में आता है तो उसमें एक गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो जब गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यह शक्ति जल से उत्पन्न होती है। जल विद्युत ऊर्जा को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी कहा जाता है, और जल विद्युत टरबाइन घूर्णन में पानी द्वारा उत्पन्न बिजली को संदर्भित करता है। कहने का अर्थ है कि जो जल विद्युत
ऊर्जा उत्पन्न होती है वह टरबाइन के घूमने के कारण। जब टरबाइन में जल जो है गतिज ऊर्जा के साथ प्रवेश करता है तो टरबाइन घूमता है और टरबाइन के घूमने के द्वारा जनरेटर से जुड़ा हुआ होता है और पावर प्लांटों में फिर उस जनरेटर के थ्रू जो ऊर्जा पैदा की जाती है वह विद्युत ऊर्जा के रूप में हमें आगे प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं इसी में। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक चित्र है। इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग भी समझ सकते हैं इसे हम। अगर हम एक माचिस के चारों फलकों में खांचे बनाकर उसके चारों फलक जो होते हैं उस पर हम प्लास्टिक के चम्मच लगा दें और उसके जो माचिस का बीच का भाग होता है उसमें रिफिल डाल दें और जब इसे नल के नीचे ले जाएंगे तो जैसे ही नल को हम खोलेंगे तो नल की जो जल होता है पानी उसमें से जैसे ही गतिज ऊर्जा के रूप में पानी आएगा तो वह जो हमारा माचिस का बनाया हुआ उपकरण है छोटा सा वह घूमने लगता है। इसी सिद्धांत पर हमारा टरबाइन जो होता है वह काम करता है। चित्र में भी देख सकते हैं हम कि एक जलाशय है और जलाशय में जो जल के कपाट है, जल का कपाट से जो होता हुआ जल जब आगे आता है तो उसे टरबाइन में जो हमारा दिख रहा है टरबाइन को जो गतिज ऊर्जा होती है जल की वह घुमाने का कार्य करता है और वह टरबाइन जनरेटर या पावर हाउस जनित्र से जुड़ा होता है और पावर हाउस जनित्र या जनरेटर के थ्रू बिजली पैदा होता है, विद्युत पैदा होता है और वह पावर लाइनों के द्वारा हमारे विभिन्न माध्यमों से हमारे घरों में पहुंचाया जाता है। बाकी जो जल होता है वह नदी में फिर वापस पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरीके से यह जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जल विद्युत उत्पादन हेतु हसदेव बांगो जो कोरबा जिले में है और गंगरेल परियोजना जो धमतरी जिला में है वह प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के जल विद्युत उत्पादन केंद्र। छत्तीसगढ़ में जल विद्युत उत्पादन हेतु हसदेव बांगो, कोरबा का और गंगरेल परियोजना जो धमतरी जिले में है वह प्रसिद्ध है। चित्र में भी जो दिख रहा है यह धमतरी का जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अगली चर्चा पे चलते हैं वह है पवन ऊर्जा। बच्चों हमें जो चित्र दिखाई दे रहा है इसे सभी हम जानते हैं भली भांति। यह फिरकी है, हमने सभी ने कभी न कभी इसे चलाया है। हम सभी जान रहे हैं कि जब हम स्थिर अवस्था में रहते हैं तो यह नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही हम इसे लेकर दौड़ते हैं या किसी पंखे के आगे लाते हैं तो यह घूमने लगता है। अर्थात इस पर जब हवा का प्रभाव पड़ता है तो यह घूमता है और आगे बढ़ता है। तो इसी सिद्धांत का प्रयोग हम पवन ऊर्जा में करते हैं। हम सभी ने बचपन में फिरकी उड़ाए होंगे जो कि हवा पवन से चलता है। इसी सिद्धांत पर पवन ऊर्जा पैदा होती है। पवन ऊर्जा या विंड एनर्जी का आशय वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी यांत्रिकी अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है। यह चित्र हमें दिखाई दे रहा है जहां पवन ऊर्जा की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। मुख्य रूप से भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन जो केंद्र है वह है बंगाल की खाड़ी और कर्नाटक के क्षेत्रों में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऊर्जा के स्रोत के प्रकार है वे है तापी ऊर्जा। हम सभी ने घरों में भोजन पकाते समय या पानी गर्म करते समय बर्तनों के ढक्कनों को भाप से हिलते हुए देखा होगा और भाप से चलने वाले इंजन के बारे में भी सुना होगा। इस भाप ऊर्जा का ही उपयोग तापी बिजली घरों में किया जाता है। बच्चों हम सभी ने घरों में अक्सर देखा होगा कि जब पानी गर्म करते हुए या भोजन पकाते समय जब पानी खौलता है या भोजन
पकने लगता है तो बर्तनों के ऊपर जो ढक्कन रखा रहता है वह अपने स्थान से हटने लगता है। अर्थात जब भाप का जो ऊर्जा होता है वह ढक्कनों को उनके स्थान से हटाने लगता है। तो जो भाप में एक विशेष प्रकार का ऊर्जा होता है। तो इसी भाप ऊर्जा का उपयोग हम तापीय बिजली घरों में करते हैं। एक उदाहरण और हमने देखा या सुना होगा कि जो घरों में कुकर का प्रयोग किया जाता है, कई बार कुकर में जो सीटी रहता है उसको अगर सही तरीके से वह साफ ना किया जाए तो उसमें से जो भाप कुकर के अंदर का रहता है वह निकल नहीं पाता। इस कारण अगर भाप अंदर में ही रह जाए तो कुकर के कई बार हमने फटने की घटनाएं सुना होगा या देखा होगा। तो इस भाप में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा होती है जिसका उपयोग तापीय ऊर्जा में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा का तापीय बिजली घर प्रसिद्ध है। हम सभी जान रहे हैं, देखे हैं, सुने हैं कि हमारा कोरबा जिला जो है बाल्को में जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, वह तापीय बिजली घर के रूप में प्रसिद्ध है। चित्र में भी यहाँ दिखाया जा रहा है, यह है कोरबा जिले का एनटीपीसी तापीय बिजली घर। अगला ऊर्जा है वह है नाभिकीय ऊर्जा। ऊर्जा प्राप्त करने के एक और स्रोत का विकास किया जा रहा है। हम जानते हैं परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। यहाँ परमाणु की अधिकांश ऊर्जा होती है जब किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम को हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है या निकलती है। यह प्रक्रिया विखंडन कहलाती है और उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। अर्थात जो परमाणु के नाभिक में जो ऊर्जा संचित रहती है उसे तोड़कर विखंडित करके जो ऊर्जा पैदा की जाती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यह नाभिकीय ऊर्जा हम ऐसे ही खुले स्थानों पे पैदा नहीं कर सकते या उत्पन्न नहीं कर सकते। इसके लिए एक विशेष प्रकार का नाभिकीय रिएक्टर होता है जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जहाँ बदलते हैं। हमारे देश में नाभिकीय रिएक्टर मुख्य रूप से तारापुर, कल्पक्कम, नरोरा, कोटा में काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चित्र द्वारा बताया जा रहा है जो न्यूक्लियर रिएक्टर है या नाभिकीय संयंत्र है और बीच में दिखाया जा रहा है कि जो हमारा परमाणु है यूरेनियम भारी नाभिक वाला, उसे नाभिक को जब विखंडित किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसी नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में बदला जाता है। आगे बढ़ते हैं जो है सौर ऊर्जा। हम सभी जान रहे हैं सूर्य जो है हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा से ही हमारा जो जैविक और अजैविक घटक है वे जीवित हैं या पृथ्वी पे जीवन यापन कर रहे हैं। जो सीधे सूर्य से प्राप्त होती है वह ऊर्जा होती है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। यही धरती पर सभी प्रकार के जीवन का सहारा है। वैसे तो सौर ऊर्जा को विविध प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किंतु सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ सौर ऊर्जा का विभिन्न प्रकार से वर्तमान में और पहले भी प्रयोग करते हम आ रहे हैं। सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी का प्रयोग हम मुख्य रूप से सौर जल ऊष्माक, सोलर पैनल, सोलर कुकर में किया जाता है या कर रहे हैं। यहाँ पे हम चित्र में देख पा रहे हैं जो सौर ऊर्जा का प्रयोग सोलर पैनल में सौर ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा को एकत्रित करके या चार्ज करके उसे
फिर से हम विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। अगला जो है वह है सौर जल ऊष्मक। सूर्य ऊर्जा को हम इस सौर जल ऊष्मक के द्वारा उष्मित करके या उसे गर्म करके जल को गर्म करके यह सौर जल ऊष्मक कार्य करता है, जल को गर्म करने का कार्य करता है। अगला जो है वह है सोलर कुकर। हम सभी जान रहे हैं कि सोलर कुकर या सोलर पैनल जो होते हैं उनका जो है रंग काला या ब्लैक रखा जाता है, क्योंकि सभी जान रहे हैं हम कि काला रंग जो होता है ऊर्जा का ऊष्मा का सबसे ज़्यादा अवशोषक होता है। इसी कारण जब हम सोलर कुकर में कोई भी भोज्य पदार्थ रखते हैं तो काला रंग के होने के कारण सौर ऊर्जा को सर्वाधिक अवशोषित करता है और हमारा भोज्य पदार्थ फिर आसानी से पकने लगता है। तो ये हो गए हमारा सौर ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। नवीनीकरण और अनवीनीकरण स्रोत। नवीनीकरण संसाधन या स्रोत वे संसाधन कहलाते हैं जो फिर से नवीन किए जा सकते हैं या नए बनाए जा सकते हैं, रीजनरेट किए जा सकते हैं। जैसे सूर्य की ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पानी, मिट्टी इत्यादि को इसमें नवीनीकरण संसाधन या नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत में शामिल किए जाते हैं। अनवीनीकरण संसाधन या अनवीनीकरण स्रोत प्रकृति में सीमित मात्रा में है और उनके नवीनीकरण में फिर से नए बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इनके उदाहरण क्या क्या हैं? जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, ये सभी हमारे अनवीनीकरण स्रोत या अनवीनीकरण संसाधन में आते हैं। यदि इन्हें पूर्ण रूप से बाहर निकाल दिया जाए तो उत्पन्न करने में लगभग 10 लाख वर्ष लगते हैं। मतलब इन्हें एक बार अगर समाप्त हो जाए तो इन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इसीलिए हमें जो अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत है उनका सोच समझकर किफ़ायत से उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे ऊर्जा स्रोत के प्रकार को मुख्य रूप से 2 भागों में बाँटकर हम देख पा रहे हैं। पहला है जो हमने चर्चा किया नवीनीकरण स्रोत और दूसरा है अनवीनीकरण स्रोत। तो नवीनीकरण स्रोत जिन्हें नवीन किया जा सकता है, नए बनाए जा सकते हैं, वे हैं सौर ऊर्जा के स्रोत, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, बायोगैस। सौर ऊर्जा को हम आजकल लगातार उपयोग कर रहे हैं, जल की ऊर्जा का भी कर रहे हैं, पवन ऊर्जा भी कर रहे हैं, भू-तापीय ऊर्जा भी कर रहे हैं और बायोगैस भी कर रहे हैं। बायोगैस में जो हमारे जीव-जंतु होते हैं उनके अपशिष्ट पदार्थों को उपयोग करके हम बायोगैस के रूप में प्रयोग करते हैं। अनवीनीकरण स्रोत में हम जान रहे हैं जो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैसें हैं, खनिज तेल है, जैविक ईंधन है और नाभिकीय ऊर्जा है। इनका प्रयोग हमें सोच समझकर किफ़ायत से करना चाहिए, क्योंकि एक बार समाप्त हो गए तो फिर दोबारा इन्हें पैदा होने में लाखों वर्ष लगते हैं। हम ऊर्जा बचत संबंधी कुछ अच्छी आदतें जो हम कर सकते हैं या करते हैं वे हैं, पहला है तेल बचाना चाहिए हमें या तेल को बचाएं, इनकी एक एक बूंद क्योंकि कीमती है। अगला है वाहनों की नियमित जांच कराएं, क्योंकि अगर वाहनों की हम समय समय पर नियमित जांच कराएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो ऊर्जा जो लगता है इसमें कोयला, पेट्रोल जो भी, वे हमें बेहतर से बेहतर प्रयोग हो पाएगा उनका और हमारा वाहनों का भी सही तरीके से हम प्रयोग कर पाएंगे। अगला है बिजली की बचत करें, हमें जो विद्युत ऊर्जा है हमारा बिजली का उनका बचत करना चाहिए। आगे है खाना को ढक कर पकाएं। अगर हम घर में जो भी किचन में या कहीं भी जब हम खाना पकाते हैं तो उसे ढक कर पकाएं। ढक कर पकाने से हमारा ऊर्जा का बचत होगा। जो भी ऊर्जा हम घरों में प्रयोग करते हैं, चाहे वह विद्युत ऊर्जा हो, चाहे सीएनजी हो, एलपीजी हो,
जो भी या जो भी ईंधन है, चाहे वह लकड़ी के रूप में ईंधन है या जो भी बायोगैस ईंधन है, उनका हम बचत कर सकते हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हमारा आज का यह सौर ऊर्जा के साथ ही साथ विभिन्न ऊर्जा के जो स्रोत हैं, इनके बारे में हमने चर्चा किया। तो ऊर्जा के स्रोत पाठ या टॉपिक पर आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। आप लोगों के लिए कुछ सामान्य अभ्यास के प्रश्न हैं, जिसे हम विभिन्न माध्यमों से यूट्यूब के द्वारा या फिर cgschool.in में मुझसे जुड़कर बच्चों आप साझा कर सकते हैं या भेज सकते हैं। पहला अभ्यास के प्रश्न है वह है ऊर्जा स्रोत के 5 प्रकार बताना है। अगला है छत्तीसगढ़ के 2 जल विद्युत उत्पादन केंद्रों के नाम बताइए। कोयला, डीजल कौन से प्रकार के ऊर्जा स्रोत हैं? नवीनीकरण है, अनवीनीकरण है, उनके बारे में हमें बताना है। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? ऊर्जा बचत के उपाय बताइए। तो ये हमारे कुछ सामान्य अभ्यास के प्रश्न हैं जो हमसे साझा करिएगा। आशा करता हूँ ऊर्जा के स्रोत संबंधी आज की चर्चा आपके लिए अच्छी लगी, आपको अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार से और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमसे लगातार जुड़े रहिए। सभी का धन्यवाद।